मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक हिंद हिंदी विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की कक्षा में मैं जिस विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ वो कविता है। उस कविता का नाम छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कविता भारत को आज की वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि के साथ साथ उसके उन्नायक हैं। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा इस प्रकार दी: प्रसाद जी की लेखनी के द्वारा आस्था और आत्मवाद के जिस नए युग का प्रवर्तन होता है, छायावाद उसी की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। ये छायावाद के संदर्भ में कई कवियों ने कई परिभाषा दी, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी बताया है। खैर, हम छायावाद की परिभाषा में जाने की हम उतनी आवश्यकता नहीं है। आज हम उसकी कविता प्रसाद जी की कविता भारत को पढ़ेंगे। कविता आरंभ करने से पूर्व हम कवि का साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ। उनके पिता देवी प्रसाद काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। प्रसाद ने काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। तदुपरांत घर पर ही अंग्रेज़ी, संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का अनुशीलन किया। उनके पिता तथा बड़े भाई के देहांत के उपरांत परिवार का दायित्व उनके कंधे पर पड़ा। उसे उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। पर आरंभ से ही प्रसाद जी को कविता में विशेष अभिरुचि रही। इंदु नामक मासिक पत्र से उनके साहित्य जीवन का आरंभ होता है। प्रसाद की प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी आदि में उत्कृष्ट रचनाएं की। इतने महान साहित्यकार का निधन सन 1937 में हुआ। आज हम उनके प्रमुख रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं। पहले हम काव्य को देखेंगे। इनके प्रमुख काव्यों में कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनके प्रमुख काव्य रहे। इनके प्रमुख नाटक में सज्जन, राज्यश्री, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त,
ध्रुव स्वामिनी। इनके प्रमुख कहानियों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि आते हैं। इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखा, जो कंकाल, तितली, इरावती है। प्रसाद जी का जो आंसू, जो खंड काव्य है, वो विरह काव्य है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नियों के याद में लिखा, आंसू बहा है। और उनकी करुणा अपने तक की सीमित न रहकर समस्त विश्व के लिए बरस पड़ी है। कानन कुसुम, झरना, लहर में उनके प्रकृति प्रेम का परिचय मिलता है। कामायनी में प्रकृति के भयानक एवं रौद्र स्वरूप का अंकन जलप्लावन के प्रसंग में अत्यधिक मार्मिक रूप में हुआ है। कामायनी उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। ये एक कालजयी महाकाव्य है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से हृदय और मस्तिष्क का, सुख दुख का, प्रवृत्ति निवृत्ति का, शासक शासित का तथा नर और नारी का सामंजस्य स्थापित किया है। इसमें मानव विकास की गाथा है। उनके काव्य तथा नाटक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। उनकी कविताएं मनुष्य को निराशा से आशा के पथ की ओर अग्रसर करने में तथा मानव कल्याण की प्रेरणा देने में सक्षम है। इस संदर्भ में उनके 4 चरण जो कामायनी में परिलक्षित होती है, विद्यार्थियों के सम्मुख मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कामायनी में प्रसाद जी ने कहा, जिसमें विश्व मंगल की भावना परिलक्षित होती है। उन्होंने इस प्रकार कहा, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत करो, अपने सुख को विस्तृत करो, सबको सुखी बनाओ। तो हम इस 4 चरण में हम ये देखते हैं कि कवि कहता है, हम सबको आदि मनुष्य मनु को संबोधित कर कहता है, औरों को हंसते देखो मनु। तो तात्पर्य यह है कि आप सबको, दूसरों को हंसते हुए देखो और हंसो और सुख पाओ, और स्वयं भी हंसिए और सुख को हासिल कीजिए और अपने सुख को विस्तृत करो। अगर आप में सुख है, अगर आप में खुशी है, यदि आप में आह्लाद है, उस आह्लाद और खुशी को फैलाओ, चारों ओर व्याप्त करो और सभी को खुश रखो, सबको खुशी बनाओ, सबको खुश रखो। यानी यहाँ पर ये चाहते हैं कि अपने सुख में सबको सम्मिलित करो। इस तरह इसमें उनके विश्व मंगल की भावना कामायनी में परिलक्षित होती है।
और आज हम उनकी जो कविता है, जो पाठ्यक्रम में स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित की गई है, वो भारत को हम पढ़ेंगे। इसका भाव इस प्रकार है, पूरी कविता का। इस कविता का हम सार भी इसको कह सकते हैं। प्रस्तुत रचना में प्रसाद ने शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत की साहसिक गाथाओं को काव्यात्मक रूप देते हुए भारत की संज्ञा के आविर्भाव का मनमोहक वर्णन किया है। कविता इस प्रकार आरंभ होती है। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देखकर गिन लूँगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर हैं। देख वीर बालक के इस औद्यत्व को, लगी गरजने भरी सिमहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी कीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी, और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चों को, चली जा अरे भाग जा। आहा, कौन ये वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते हैं, यही भरत वो बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैवश। जंगल के शिशु सिंह सभी चहसाचर रहा घूमता हो निर्भीक, पर प्रवीर ये जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर ये बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। तो हम आरंभ से कविता के व्याख्या पर ध्यान प्रकाश डालते हैं। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिम से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में। तो कवि ये कहता है कि यहाँ पर सिंह के शिशु से वो कौन खेल रहा है, उसको सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक बच्चा खेल रहा है, और खेलते हुए ये कह रहा है, खोल खोल मुख सिंह बाल। ये सिंह के बच्चे
तूने अपना मुंह खोल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरे मुंह में कितने दांतें हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ वो दांतें कितने कठोर कठोर और पैनी हैं, तेज़ हैं और कुटिल हैं। इस तरह वह बालक अपने गोद में सिंह के बच्चे को बिठाकर उसके मुंह खोलकर उसके मुंह में निहित पूरे दांतों को और दांतों की रूपरेखा को देखना चाहता है। उसमें एक प्रकार की जिज्ञासा है कि वो सिंह के बच्चे के दांत को देखने के लिए तत्पर है। तो यहाँ पर सिंह बालक के शिशु बालक की माँ शेरनी भी, सिंहिनी भी इसको देखती है। देख वीर बालक के इस औद्यत्य को, इस व्यवहार को सिंहिनी ने देखा है। देखकर एकदम गरजने लगी गरजने भरी सिंहिनी क्रोध से। सिंहिनी ने उसके बच्चे को, जो प्रकार ये बच्चा, छोटा सा बच्चा सिंहिनी के बच्चे को मतलब खेल रहा है, तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो क्रोध से सिंहिनी गरज उठी, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। जैसा ही सिंहिनी गरजती है, उस नन्हे से बालक ने एक छड़ी लेकर गुस्से में बोला। क्या बोला? बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू मुझे खेल में रुकावट अगर पैदा करी है, मेरे आनंद में यदि तू विघ्न डालना चाहती है, तो समझ ले है सिंहिनी, तू मेरे मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, और मैं तेरे इस बच्चे को मैं छीन लूँगा और तुझे नहीं देगा। इस बच्चे को मैं छीन लूँगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। और क्रोध से कहता है, चली जा, अरे भाग जा, यहाँ से तू भाग जा, तेरे बच्चे को के साथ मुझे खेलने दे। इस तरह सिंहिनी को भी ये बालक क्रोध से, गुस्से से डरा रहा है। यहाँ पर वो बच्चे की शूरता, वीरता, ओज दिखाई दे रही है। कवि ये कहता है, कौन ये वीर बाल निर्भीक है। अरे ये कौन सा बच्चा है जो इतना निडर है, सिंहिनी से भी नहीं डर रहा, सिंहिनी को चुनौती देता है, सिंहिनी को भाग जाने के लिए प्रवृत्त करता है। तो कभी परेशान होते हैं और पूछते हैं कि ये बालक है कौन जो इतना निडर और निर्भीक है। कहो भला भारतवासी हो, जानते हो, ये भारतवासी तुम जानते हो ये निडरता वाला, निर्भीक वाला, निर्भय वाला बालक कौन है? तुम्हें पता है? यही भरत वो बालक है, यही बच्चा जिसका नाम भरत है, जिस नाम से भारत सगना पड़ी इसी वर भूमि में, यानी जिसके नाम से इस महान भूमि पर, इस महान धरती पर, यानी भरत से ही भारत का नाम चल पड़ा है, भारत का नाम प्रतिध्वनित हुआ है। तो भरत के नाम से ही भारत की संज्ञा, भारत का नाम दिया गया है। तो बच्चा बचपन में क्या करता है उसको कवि आगे समझाता है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, तो ये बच्चा कश्यप के स्कूल में, गुरुकुल में जाकर शिक्षा को ग्रहण करता है, पढ़ता है।
और आश्रम में पलकर उस आश्रम में रहता है, कानन में घूमकर और पूरे जंगल में वो जंगली जानवरों के साथ निर्भीकता के साथ घूमता फिरता और उस जंगल की स्वच्छ वायु का आनंद लेता है। और निज माता की गोद मोद भरता रहा, निज माता की गोद मोद भरता रहा, यानी माता को इस बच्चे को देखने के बाद बहुत ही आनंद होता है, वो खुश हो जाती है। और बेचारी की एक बुरी गाथा ये है, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैवश, किसी कारणवश वो अपने पति से बिछुड़ जाती है, लेकिन पति जाते हुए भारत का बोझ उन पर छोड़कर चले जाते हैं। आप इसके इतिहास में जानते हैं कि बाद में है ना शकुंतला को दुष्यंत ने अंततः अपनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय वो विरह में ही बिताती है और बच्चे के संग ही ज़्यादा वक्त वो बिताती है। और जो पक्षी के बिछड़ने पर भी उसको ज़रा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के साथ वो घुल मिलकर अपना वन का जीवन आराम के साथ वो व्यतीत करती है। शकुंतला। जंगल में शिशु से सभी सहचर रहे, यानी उस बच्चे के दोस्त कौन है, यानी शेर के बच्चों के साथ वो उसके घुस खेलता था, सहचर उसके साथ घूमा फिरता था, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर वो, यानी निर्भय के साथ निडरता के साथ शेर के बच्चों के संग वो खेलता कूदता। हाँ, वो बड़ा होने लगा, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से उस भरत ने, उस लड़के ने अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। पहली बार इस भारत के साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाया है। वो शूरवीर बालक जो दुष्यंत और शकुंतला का सुपुत्र है, जिसे हम भरत कहते हैं, और उसी के नाम से भारत का नाम रखा गया है। अंततः कवि ये कहता है, वो ही वीर ये बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। यही जो है वो दुष्यंत का वीर लड़का है, वीर बालक है, और भारत के सर का एक अमूल्य रत्न के समान है, भारत का अमूल्य रत्न है, और ये दुष्यंत का सुपुत्र है, जिसे हम भरत कहते हैं। इस तरह मैं एक छोटे से बच्चे भरत के वीरता को कवि ने प्रस्तुत कविता में दिखाते हुए ये प्रयास किया कि मनुष्य को अगर हिम्मत है, धैर्य है, तो वो आगे बढ़कर बहुत बड़े से बड़ा मुकाम भी, बड़े से बड़ा स्थान भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमारे देश का नाम जो दुष्यंत के और शकुंतला के सुपुत्र भरत से भारत का नाम अभिहित किया गया है, भारत का नाम पुकारा गया है, भारत की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि ने जंगल का प्रकृति चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। ये जो कविता हम पढ़े हैं, भारत कानन कुसुम से प्रायः ये ली गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि मैं आपको ये कविता भली भांति समझ में आ गई है, और आपको ये प्रतीत हुआ कि इसमें छोटे से बालक भरत की शूरता वीरता कैसी है,
इसी तरह हमें भी निर्भीकता के साथ जीवन व्यतीत करना है। जो आदमी निर्भीकता के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। इस तरह जयशंकर प्रसाद की कविता भारत समाप्त होती है। मैं विद्यार्थियों से कक्षा को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।